बच्चों, आज देखेंगे हम अंग्रेजी सत्ता के परिणाम यह पाठ में नई भू राजस्व व्यवस्था के दुष्प्रभाव। नई भू राजस्व व्यवस्था के दुष्प्रभाव ग्रामीण जीवन पर हुए। किसान उन दामों में फसल बेचने लगे जिन दामों में लगान भरा जा सकेगा। देखो, लगान वसूली की जाती थी, मतलब राजस्व इकट्ठा करने की प्रणाली जो थी वो भारत में शुरू हुई थी और उसके कारण किसानों का सर्वत्र शोषण हो रहा था। ये हमने पहले पॉइंट्स में पढ़ा है ना। तो किसान उन दामों में अपनी फसल बेचने लगे कि जिससे उनका जो लगान का जो कर्ज है वो चुकता हो या लगान भरा जा सके, इसलिए वो अपनी कम दामों में फसल बेचने लगे थे। व्यापारी और आढ़तिये उचित दामों में, व्यापारी और आढ़तिये लोग यही परिस्थिति का फायदा लेकर उनकी जो फसल है वो कम दाम में, वो कम मूल्य में उनकी उपज खरीद लेते थे। मतलब ये जो परिस्थिति थी, कठिन परिस्थिति, इसका फायदा लेते हुए वो लोग कम दाम में उनकी जो उत्पन्न है वो ले लेते थे। और समय पड़ने पर किसानों को लगान भरने के लिए साहूकार के पास अपनी जमीन जो है वो भी गिरवी रखनी होती थी, गिरवी करनी पड़ती थी और कर्ज लेना पड़ता था। फलस्वरूप किसान कर्जदार बन गए और कर्ज न लौटाने पर उन्हें अपने खेत बेचने पड़े। सरकार, जमींदार, साहूकार, व्यापारी किसानों का शोषण करते थे। सरकार, जमींदार, साहूकार और व्यापारी जो वर्ग है ये किसानों का इस प्रकार से शोषण करते थे। कृषि का व्यापारीकरण देखिएगा। पहले किसान जो था मुख्यतः खाद्यान्न उगाता था, खाद्यान्न जो था वो उगाता था। इस खाद्यान्न का उपयोग किसान घरेलू उपयोग और गांव की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए करता था। देखो, आत्मनिर्भर देश है हमारा, तो पहले किसान मुख्यतः खाद्यान्न उगाता था। इस तरह खाद्यान्न का उपयोग किसान घरेलू उपयोग, मतलब घर में जो आवश्यक चीज़ें हैं वो उत्पन्न जो उपज निकलती थी उससे ही घर की जो है वो आवश्यक चीज़ें वो हो जाता था। मतलब जो वो किसान उगाता था उसको गांव में वो चीज़ बेचेगा और उससे पैसे लेगा और उससे वो कुछ चीज़ें खरीदा। इस प्रकार से घरेलू उपयोग में किसान वो खाद्यान्न का उपयोग करता था और गांव की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए भी करता था। अब अंग्रेज सरकार जो थी वो कपास, नील, तंबाकू, चाय जैसी नकदी फसलों को प्रोत्साहन देने लगी थी। अंग्रेज सरकार जो है वो कपास, नील, तंबाकू और चाय ऐसी जो नकदी फसलें हैं उन पर प्रोत्साहन देने लगी। खाद्यान्नों की उपज लेने की अपेक्षा अधिक लाभ प्राप्त करा देने वाली व्यापारिक अथवा नकदी फसलें लेने पर बल दिया गया। देखो, नील, तंबाकू, चाय और कपास, इस प्रकार की नकदी फसलों को अंग्रेज सरकार ने प्रोत्साहन दिया। खाद्यान्नों की उपज लेने की अपेक्षा अधिक लाभ प्राप्त करा देने वाली व्यापारिक, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसमें प्रॉफिट मिले या लाभ उत्पन्न हो, इसलिए अधिक उपज लेने के लिए खाद्यान्नों की अपेक्षा अधिक लाभ प्राप्त करा देने वाली व्यापारिक एवं नकदी फसलें लेने पर बल दिया गया। मतलब ये जो चाय, नील, तंबाकू, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, खाद्यान्न हैं, तो ये जो नकदी फसलें लेने पर उनका बल दिया जाने लगा और इस प्रक्रिया को कृषि का व्यापारीकरण कहते हैं। मतलब कृषि का ऑटोमेटिकली व्यापारीकरण हो गया, है ना। अभी अकाल देखिए, 1860 और 1900 के बीच भारत में एक बड़ी मात्रा में अकाल की स्थितियां उत्पन्न हुई, परंतु अंग्रेज शासकों ने अकाल निवारण हेतु पर्याप्त प्रयास नहीं किए। देखो, 1860 और 1900 इसके बीच भारत में बड़ी मात्रा में अकाल की स्थितियां उत्पन्न हुई थी, परंतु अंग्रेज शासकों ने अकाल निवारण हेतु कुछ भी प्रयत्न नहीं किए या प्रयत्न नहीं किए। साथ ही जलापूर्ति की योजनाओं पर पर्याप्त व्यय भी नहीं किया। जलापूर्ति की जो योजनाएं थी, मतलब पानी की पूर्तता होनी चाहिए, उसके लिए जो योजनाएं थी उस पर भी पर्याप्त व्यय, मतलब अधिक से ज़्यादा पैसा खर्च नहीं किया। इस प्रकार से अकाल की कंडीशन थी। कब थी वो? 1860 और 1900 के बीच में अकाल की स्थितियां हमारे भारत देश में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न हुई थी। परिवहन एवं संचार व्यवस्था में सुधार देखिएगा। मुंबई ठाणे रेल देखिए 1853 की, मुंबई और ठाणे रेल, पहले की रेल का चित्र और आज की जो ट्रेन है उसका चित्र, वो दोनों कैसे हैं कंपेयर्स टू डिफरेंट, मतलब उनमें बदलाव नज़र आता है। ठीक है, तो ये है मुंबई, ठाणे और रेल। ठीक है, अभी देखते हैं परिवहन और संचार व्यवस्था में सुधार। परिवहन मतलब जो आवक जावक व्यवस्था होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, है ना। तो परिवहन एवं संचार व्यवस्था में सुधार देखिए। अंग्रेजों ने व्यापार वृद्धि और प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से भारत में परिवहन और संचार की आधुनिक सुविधाएं निर्माण की। अंग्रेजों ने क्या किया? व्यापार वृद्धि होनी चाहिए और प्रशासन की सुविधा, मतलब
जो सरकार है उसकी सुविधा के दृष्टि से भारत में परिवहन और संचार की आधुनिक सुविधाएं यहाँ पे निर्माण की। उन्होंने कोलकाता और दिल्ली 1853 में ईस्वी सन में मुंबई ठाणे रेल मार्ग पर रेलगाड़ी दौड़ने लगी। मतलब 1853 से अपने यहाँ पे मुंबई ठाणे रेल मार्ग पर रेलगाड़ी जो है वो दौड़ने लगी। इसी वर्ष टेलीग्राम यंत्र द्वारा संदेश भेजने की व्यवस्था अंग्रेजों ने भारत में प्रारंभ की। जो टेलीग्राम यंत्रणा रहती है उसके द्वारा संदेश मतलब मैसेज भेजना, कम्युनिकेशन नहीं होता था, है ना, तो मैसेज भेजना है तो इसके लिए संदेश भेजने की व्यवस्था अंग्रेजों ने भारत में प्रारंभ की। कब की? 1853 में। इस व्यवस्था द्वारा भारत के प्रमुख नगर तथा सैनिकी स्थान एक दूसरे के साथ जोड़े गए। प्रमुख जो नगर है इस व्यवस्था द्वारा, क्योंकि ट्रेन जो है तो उनका जो स्टेशन है तो स्टेशन पे ही गाड़ी रुकेगी, तो इस प्रकार से इस व्यवस्था द्वारा भारत के प्रमुख नगर और सैनिकी स्थान एक दूसरे के साथ जोड़े जाने लगे। और इसी भांति अंग्रेज़ों ने डाक व्यवस्था भी प्रारंभ की। पहले उन्होंने क्या किया? रेलगाड़ी जो है रेलगाड़ी दौड़ने लगी। कब की? 1853 में उन्होंने राजमार्ग का निर्माण करवाया, पहले कोलकाता और दिल्ली, फिर बाद में 1853 में रेलगाड़ी दौड़ी और टेलीग्राम यंत्रणा जो है उसकी भी व्यवस्था की और इसी भांति उन्होंने डाक व्यवस्था भी प्रारंभ की। डाक व्यवस्था की शुरुआत हुई और इन सभी सुधारों के भारतीय समाज जीवन पर दूरगामी परिणाम हुए। देश के विभिन्न क्षेत्रों से लोगों के बीच पारस्परिक संबंध बढ़ा, परिणामतः उनके बीच एकता की भावना में वृद्धि होने में सहयोग मिला। देखो, इन समय भारतीय समाज जीवन पर एक दूरगामी परिणाम हुआ। कैसे परिणाम हुआ? तो देश के विभिन्न क्षेत्रों से लोग आने जाने लगे और क्षेत्रों के लोगों के बीच पारस्परिक संबंध बढ़ा, व्यापार बढ़ा, व्यवहार बढ़ा, साथ ही साथ क्या हुआ? संपर्क बढ़ा, है ना। और परिणामतः उनके बीच एकता की भावना में वृद्धि होने में सहयोग भी मिला। मतलब एकता की भावना उनमें, वो जो भावना है वो यहाँ पे दिखाई देने लगी। भारत के पुराने धंधों का राज देखिए। अभी उद्योग धंधे जो थे भारत में, हमारे जो परंपरागत पद्धति से चले आ रहे जो उद्योग धंधे थे उनका राज किस प्रकार से हुआ वो देखते हैं यहाँ पे। भारत से इंग्लैंड जाने वाले माल पर अंग्रेज सरकार ज़बरदस्त कर वसूली करती थी। क्या करती थी वो? अंग्रेज सरकार जो थे वो, जैसे भारत से इंग्लैंड जा रहा है कुछ माल, तो इस पे अंग्रेज सरकार ज़बरदस्त कर वसूली मतलब टैक्स लगाती थी। इसके विपरीत इंग्लैंड से भारत में आने वाले माल पर बहुत कम कर लिया जाता था। मतलब इंग्लैंड से अगर भारत में कुछ माल आ रहा है तो उस पर टैक्स जो है वो कम लगता था। और इस तरह इंग्लैंड से आने वाला माल यंत्र द्वारा निर्मित होता था। इंग्लैंड से आने वाला जो माल है वो कैसे? यंत्र द्वारा, मशीनरीज द्वारा निर्मित होता था। परिणाम स्वरूप उस माल का उत्पादन बड़ी मात्रा में और कम लागत में होता था। माल का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा लिया जाता था क्योंकि मशीनरीज द्वारा होता था, वो यंत्र द्वारा, और कम लागत में होता था। ऐसे सस्ते माल के साथ प्रतिद्वंदिता करना भारतीय कारीगरों को कठिन सिद्ध हुआ, क्योंकि मशीनरीज द्वारा वो माल निर्मित होना और हाथ से निर्मित होना, इसमें फ़र्क होता है। तो ऐसे सस्ते माल के साथ प्रतिद्वंद्विता करना, मतलब एक द्वंद्व, मतलब युद्ध बोलते हैं, जो युद्ध चलता है या कुछ समझ लो एक चीज़ है और उसके कंपेयर्स में दूसरी चीज़ अगर खड़ी कर दी जाए तो वो जो चीज़ है वो मशीनरीज द्वारा तैयार हो रही है, एक जो चीज़ है वो हाथ से कर रही है। हाथ से तैयार हुई चीज़, उसको श्रम ज़्यादा लगते हैं, पैसा ज़्यादा लगता है, परिश्रम ज़्यादा लगते हैं, जो टाइम है वो ज़्यादा खर्चा होता है। इस प्रकार से भारतीय कारीगरों को यह जो सस्ते माल के साथ कंपेयर करना ये कठिन सिद्ध हुआ और परिणामतः भारत के पारंपरिक उद्योग धंधे बंद हो गए और अनेक श्रमिक बेरोजगार बन गए, क्योंकि उनका जो माल था वो मशीनरी द्वारा बनता था, कम लागत में बनता था, सस्ता होता था। और ये जो लोग अपने हाथ से बनाते थे तो इसमें पैसा खर्च होता था, श्रम खर्च होते थे, ज़्यादा से ज़्यादा जो समय है वो भी ज़्यादा लगता था। इसके कारण क्या हुआ कि भारत के पारंपरिक उद्योग धंधे जो है वो बंद हो गए और अनेक श्रमिक जो है वो बेरोजगार हो गए। ठीक है, समझ में आपको? अभी हम देखेंगे भारत में नए उद्योग धंधों का विकास किस प्रकार से हुआ। तो अंग्रेज सरकार का समर्थन, प्रबंधन का अनुभव। देखो, अंग्रेज सरकार का समर्थन था भारत में नए नए उद्योग धंधे आने चाहिए, और प्रबंधन का अनुभव और पूंजी जैसी बातों का अभाव होने से भारतीय उद्योजक बड़ी संख्या में आगे नहीं आ पाए। देखो, भारतीय जो उद्योजक थे, हमारे यहाँ के जो बड़े बड़े रईस लोग थे, तो भारतीय उद्योजक बड़ी मात्रा में आगे नहीं आ पाए।
फिर भी ऐसे अनेक बाधाओं पर विजय पाकर भारतीयों ने उद्योग धंधों का निर्माण करवाया। वो क्यों आगे नहीं आ रहे थे? क्योंकि अंग्रेज सरकार का समर्थन रहता था, उनको फिर उनका जो है वो हिस्सा देना होता था, मतलब उन्हें टैक्स देना पड़ता था, ये सब चीज़ें थी। प्रबंधन का अनुभव नहीं था और पूंजी, जो एक पूंजी रहती है बिजनेस करने के लिए, वो पूंजी भी ज़्यादा प्रमाण में नहीं थी। इसलिए यहाँ के जो बड़े भारतीय उद्योजक थे वो बड़ी संख्या में आगे नहीं आ रहे थे और ऐसे अनेक बाधाओं पर विजय पाकर भी कुछ उद्योजक आगे आए और भारत में उद्योगों का निर्माण करवाया। 1853 ईस्वी सन में कावसजी नानभाऊ दावर ने मुंबई में पहला कपड़ा मिल शुरू किया। देखो 1853 में, मतलब कपड़ा मिल जो है, कपड़े मिल की शुरुआत कब हुई? 1853 में हुई। कहाँ पे हुई? मुंबई में हुई। फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन, 1855 में बंगाल में रिश्रा में पटसन की पहली मिल प्रारंभ हुई। 1853 में कपड़ा मिल और 1855 में पटसन की पहली मिल प्रारंभ हुई। 1907 में जमशेदजी टाटा ने जमशेदपुर में टाटा आयरन स्टील का निर्माण करवाया। ये जमशेदजी टाटा का आपके सामने एक फ़ोटो दिया हुआ है। जमशेदजी टाटा जो है वो सबको ज्ञात ही है। तो जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का इस्पात का निर्माण कारखाना स्थापित किया। ये भी फिल इन द ब्लैंक्स में आता है कभी कभार। तो 1907 में जमशेदजी टाटा ने जमशेदपुर में टाटा आयरन स्टील कंपनी इस्पात का निर्माण कारखाना शुरू किया। भारत में कोयला, खनिज धातुएं, चीनी, सीमेंट और रासायनिक पदार्थों जैसे उद्योगों का भी प्रारंभ हुआ। देखो भारत में कोयला, खनिज धातुएं, चीनी, सीमेंट और रासायनिक पदार्थ, इस प्रकार के उद्योग जो है वो प्रारंभ हुए। ठीक है, ये हो गया आपका भारत में नए उद्योग धंधों का विकास। ठीक है, अभी हम देखेंगे सामाजिक और सांस्कृतिक परिणाम। यहाँ पे देखिए 19वीं शताब्दी में यूरोप में मानवतावाद, विचारवाद और लोकतंत्र, उदारतावाद जैसे नए मूल्यों पर आधारित नए युग का अवतरण हुआ। देखो 19वीं शताब्दी में क्या हुआ? यूरोप में मानवतावाद, विचारवाद, लोकतंत्र, उदारतावाद जैसे नए मूल्य पर आधारित एक नए युग का अवतरण हुआ। मतलब नए युग जो है वो प्रारंभ हुआ, नया युग, क्योंकि लोकतंत्र था, उदारतावाद था, मानवतावाद था, इस प्रकार के मूल्य थे। पश्चिमी विश्व के इस परिवर्तन की प्रतिक्रिया भारत में होना स्वाभाविक था और अंग्रेजों को प्रशासन चलाने के लिए भारतीय समाज को भली भांति जानना भी आवश्यक था और इसके लिए उन्होंने यहाँ की परंपराएं किस प्रकार की हैं, इतिहास, साहित्य, कलाएं तथा यहाँ का संगीत किस प्रकार का है, पशु पक्षी का भी अध्ययन करना प्रारंभ किया। देखो जैसे अंग्रेजों को प्रशासन चलाने के लिए भारतीय समाज को भली भांति जानना आवश्यक था कि यहाँ पे शासन तो चलाना है लेकिन समाज को भली भांति जानना भी उतना ही आवश्यक है, ये वो समझ गए थे। इसके लिए उन्होंने यहाँ की जो परंपराएं हैं, इतिहास, यहाँ की जो हिस्ट्री है, हमारी साहित्य, हमारा जो साहित्य है, यहाँ पे जो कला साहित्य है, बहुत सारे साहित्य का उन्होंने यहाँ पे अभ्यास किया, कलाएं तथा यहाँ का संगीत किस प्रकार से है, पशु पक्षी, इनका भी अध्ययन करना प्रारंभ किया। इसकी उन्होंने पढ़ाई की, अध्ययन किया। 1784 में अंग्रेज अधिकारी विलियम जोन्स ने कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। देखो 1784 में अंग्रेज अधिकारी, कौन सा अधिकारी है ये देखते हैं, विलियम जोन्स ने कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। जर्मन विचारक मैक्स मूलर भारतीय धर्म, भाषा और इतिहास का गहन अध्येता था। इन उदाहरणों द्वारा हमें भी अपने धर्म, इतिहास और परंपराओं का अध्ययन करना चाहिए। देखो जैसे अंग्रेज लोग यहाँ पे आए, उन्होंने अपनी कलाएं अवगत की, हमारी परंपराएं किस प्रकार से है वो भी देखा, उसी प्रकार इन उदाहरणों द्वारा हमें भी अपने धर्म, इतिहास और परंपराओं का अध्ययन करना उतना ही आवश्यक है, बेहद ज़रूरी है। यह बोध नवशिक्षित भारतीयों में उत्पन्न होने लगा। अभी देखते हैं अंग्रेज़ों ने भारत में नए कानून बनाए। 1829 ईस्वी सन में लॉर्ड बेंटिक ने सती प्रथा पर रोक लगाने का कानून भी बनाया। देखो लॉर्ड बेंटिक जो था उसने सती प्रथा, हमारे यहाँ पे एक जो प्रथा थी वो बेहद ही मतलब अच्छी प्रथा नहीं थी। तो कैसे अगर पति मर गया है तो उसके साथ साथ उसकी जो औरत है, ये वो जो लड़की है वो भी सती जाती थी, उसके चिता में वो जलकर
राख होकर वो भी मर जाती थी। इस प्रकार की सती प्रथा थी, तो उस पर रोक लगाने का कानून बनाया लॉर्ड बेटिंग ने। ये भी अच्छा कानून था। 1856 में लॉर्ड डलहौसी ने विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया। पहले जो औरतें विधवा होती थी उनको एक काल कोठरी में बंद करके रखते थे और उनको अच्छे से जीवन जो अपना व्यतीत करने का भी उनको अधिकार नहीं था। तो ये लॉर्ड बेटिंग ने क्या, लॉर्ड डलहौसी ने विधवा पुनर्विवाह, मतलब उनका भी पुनर्विवाह होना चाहिए और उनको भी आत्मसम्मान से जीने का अधिकार होना चाहिए। ये कानून धर्म सुधार की दृष्टि से सहायक सिद्ध हुए। ये जो दोनों उन्होंने बदल जो किए वो। प्रशासन चलाने के लिए अंग्रेजों को अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीयों की आवश्यकता थी। लॉर्ड मैकाले की सिफारिश के अनुसार 1835 ईस्वी सन में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ हुआ। नई शिक्षा द्वारा नए पश्चिमी विचार, आधुनिक सुधार विचार और तकनीकी विज्ञान से भारतीयों को परिचित कराया गया। 1857 ईस्वी सन में कोलकाता, मुंबई, मद्रास, चेन्नई में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। बड़े बड़े विश्वविद्यालय खोले गए हैं पढ़ाई के अध्ययन करने के लिए। पश्चिमी शिक्षा प्राप्त मध्यवर्ग ने भारत में सामाजिक पुनर्जागरण आंदोलन का नेतृत्व भी किया। देखो यहाँ पे 1857 में कोलकाता, मुंबई, मद्रास, यहाँ पे विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई और पश्चिमी शिक्षा प्राप्त मध्यवर्ग ने भारत में सामाजिक पुनर्जागरण आंदोलन का नेतृत्व किया। अपना पाठ यहाँ पे हो चुका है। स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर आपको लिखना है, मैं आपको ग्रुप में सेंड करूँगी। थैंक यू।